हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के बारे में कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होता है। तो देखिए, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम यहाँ पे 4 पॉइंट नोट किए हैं। डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन, टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन विद एग्जांपल। अब 4 पॉइंट को, 4 हेडिंग को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें किसी मिक्सर में दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिले हो, तो उन कंपोनेंट को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, अर्थात उनके वोलाटिलिटी के बेस पे, उन कंपोनेंट को उस मिक्सचर से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, उसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। ये क्या है? फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये केमिकल सेपरेशन नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ फिजिकली सेपरेशन होता है इसमें, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को समझने से पहले हमको एजियोट्रॉप सॉल्यूशन समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एजियोट्रॉप सॉल्यूशन जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम एजियोट्रॉप सॉल्यूशन को पहले समझ लेते हैं। तो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन को समझने के लिए 4 पॉइंट हमने नोट किया है। पहला क्या है? बाइनरी मिक्सचर। एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होने के लिए बाइनरी मिक्सचर का होना जरूरी है। बाइनरी मिक्सचर का है तो दो लिक्विड या दो कंपोनेंट का मिक्सचर, ठीक है। दो कंपोनेंट की मिक्सचर को बाइनरी मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि फिक्स कंपोनेंट एंड फिक्स कंपोजिशन। जो बाइनरी मिक्सचर में दो कंपोनेंट मिले होंगे ना, वो क्या होंगे? फिक्स कंपोनेंट होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी दो कंपोनेंट को हम उठा के ले ले, नहीं, उसमें फिक्स कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो कंपोजिशन है, रेशियो है, अनुपात है, अर्थात जो मिले हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे, फिक्स कंपोजिशन में मिले होंगे, तब जाके हमारा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। जब दो कंपोनेंट को मिला देंगे और जो हमारा बाइनरी मिक्सचर तैयार होगा, उसमें जो कंपोनेंट ए और बी, दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके हमारा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन कहलाएगा। और तीसरा क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यदि कंपोनेंट ए और बी दो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, वो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के इक्वल होगा। उसी प्रकार जो कंपोनेंट बी है उसका भी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन वेपर में मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, तब जाके हमारा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। यहाँ पे कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट x है और कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट y है। इन दोनों कंपोनेंट को एक फिक्स कंपोजिशन, इसको 30%, इसको 70% में मिक्स किया है। तो यहाँ पे एक बाइनरी मिक्सर तैयार हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हुआ, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट अब जेड हो गया, अर्थात इन दोनों से अलग एक तीसरा बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा। अब क्या है? ये कंपोनेंट ए और बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जेड हो गया, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब इसको हीट अप करेंगे तो दोनों का वेपर, कंपोनेंट ए और बी दोनों का वेपर इक्वल क्वांटिटी में जनरेट होगा, और कंडेंस करेंगे तो भी हमारा क्या है? इक्वल कंपोजिशन में, एक ही मात्रा में, जो हमारा जिस मात्रा में यहाँ पे मिले हुए हैं कंपोनेंट ए और बी, उसी मात्रा में हमें वेपर प्राप्त होगा, और उसको कंडेंस करेंगे तो जो हमें लिक्विड प्राप्त होगा उसमें भी कंपोजिशन की जो मात्रा है, इस मिक्सचर में जो कंपोजिशन की मात्रा है उसके बराबर होगा। इस प्रकार हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हम इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो इसको समझेंगे अभी, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से कैसे
सेपरेट करते हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के बारे में जो भी कुछ भी पॉइंट है आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। हर चीज एकदम क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ एजियोट्रॉप क्या होता है। टाइप ऑफ एजियोट्रॉप को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा देता हूँ, इससे क्या है और ही क्लियर हो जाएगा हमारा कि एजियोट्रॉप सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद से एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट मैंने वाटर ले लिया और दूसरा एथेनॉल ले लिया, ठीक है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। जब इन दोनों कंपोनेंट को एक फिक्स कंपोजिशन में, एक फिक्स रेशियो में जब मिलाते हैं, वाटर को 4.03% में और एथेनॉल को 95.97% में जब मिलाते हैं, तब यहाँ पे जो मिक्सचर बनता है उसमें क्या है, वाटर एथेनॉल। अब अभी इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वाटर और एथेनॉल है ना। अब यहाँ पे एथेनॉल की जगह पे यदि मेथेनॉल ले लें तो हमारा एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं बनाएगा, या एथेनॉल की जो परसेंटेज है कम या ज्यादा कर दे तो भी एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा, एजियोट्रॉप ये सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अगर इसके जगह पे 90% एथेनॉल और 10% वाटर ले ले तो हमारा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ये फिक्स कंपोनेंट वाटर और एथेनॉल फिक्स कंपोनेंट हो गया और इसका फिक्स कंपोजिशन, साथ में इसका फिक्स कंपोजिशन भी होना चाहिए। अर्थात ये वाटर 4.03% और एथेनॉल 95.97% में जब मिक्स होगा तभी एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनाएगा। और जब जो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन नया बन के आया, जो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन, उसका जो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के, इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से यदि कम है तो उसी को बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। देखिए यहाँ पे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें। और जो हमारा मिक्सर निकल के आया, बन के आया एजियोट्रॉप मिक्सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इससे इन दोनों से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपोनेंट जो होगा वो भी फिक्स होना चाहिए और इसका जो कंपोजिशन होगा वो भी फिक्स होना चाहिए, तभी जाके एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनेगा, अन्यथा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन नहीं बनेगा। देखिए हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है। इसमें भी यहाँ पे एक कंपोनेंट वाटर और दूसरा नाइट्रिक एसिड को लिया है। वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट और 83 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रिक एसिड का होता है बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों को एक फिक्स कंपोजिशन में लिया हूँ, इसको 32% और इसको 68%। यदि यहाँ भी इसको 30% और इसको 70% कर दें तो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो ये ध्यान में रहे कि फिक्स कंपोजिशन में होना चाहिए, अर्थात ये दोनों जो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट एक सर्टेन अनुपात में होना चाहिए, तभी जाके हमारा सॉल्यूशन एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बनाएगा। अब देखिए जो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बन के आया, इसका जो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 125.5, जो कि क्या है, ये दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है। इसलिए इस प्रकार के जो एजियोट्रॉप होगा, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होगा, उसको हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन या एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं।
इस प्रकार एजियोट्रॉप मिक्सर दो प्रकार के होते हैं, एक लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जब दो कंपोनेंट को आपस में एक फिक्स अमाउंट में या फिक्स कंपोजिशन में मिक्स कर दे और जो नया मिक्सर बने या सॉल्यूशन बने उसका बॉइलिंग पॉइंट यदि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा और कम है तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। तो इस प्रकार के दो हमारे एजियोट्रॉप मिक्सर हो गए, दो प्रकार के। अब आने वाले हैं कि एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन पे, ठीक है, अर्थात ये वाटर एथेनॉल हो गया या फिर जो भी ये है, इसको अब सेपरेट कैसे करेंगे एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन में। तो देखिए इसको किस प्रकार से सेपरेट करते हैं, ठीक है। देखिए इस फिगर के माध्यम से अब हम समझने वाले हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर है, हमारे पास वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर है जिसमें वाटर का जो कंपोजिशन है वो 30% है और एथेनॉल का कंपोजिशन है वो जो वाटर का कंपोजिशन है वो 70% और एथेनॉल का कंपोजिशन है वो 30% है। तो इस कंडीशन में जो मिक्सचर है वो क्या है, एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं है, तो इसको हम इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, हम फीड दिए, रिबॉयलर लगा है, वेपर जनरेट करेगा। ये हमारा वाटर जो है, वाटर का क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो ये हमें बॉटम प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने बताया ना कि 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एथेनॉल क्या है, ऊपर से टॉप से हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो एथेनॉल हमको मिलेगा ना वो 100% प्योर नहीं रहेगा। वो एथेनॉल तो हमको मिल जाएगा लेकिन जो एथेनॉल यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, तो यहाँ पे क्या है 96% एथेनॉल होगा और 4% इसमें वाटर होगा, क्योंकि ये 96% से अधिक प्योरिटी इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से हम नहीं ला सकते हैं। जैसे ही 96% हमारा एथेनॉल होगा और 4% वाटर होगा तो यहाँ पे क्या है, एजियोट्रॉप क्रिएट कर लेगा। अर्थात यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है अभी मैं बताऊं 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे अब एजियोट्रॉप सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है, बन गया। तो इस सॉल्यूशन को, अर्थात यहाँ पे यदि हमें एथेनॉल को 96% से कम ही प्योरिटी चाहिए या 96% तक प्योरिटी चाहिए तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन एथेनॉल को अगर वाटर से सेपरेट करना है और इसका जो प्योरिटी है 96% से अधिक चाहिए तो हम यहाँ पे अब एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में देखिए क्या होता है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बन गया वो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बन गया। अब इस एजियोट्रॉप सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट हो गया। इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट को ब्रेक करने के लिए एक हम अनदर कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट को ऐड करते हैं जिसको एंट्रेनर के नाम से भी जानते हैं। ये थर्ड कंपोनेंट क्या है, इसमें जब आएगा इसको एंटर करेंगे कॉलम में तो ये दोनों कंपोनेंट में से किसी एक के साथ मिलके क्या करेगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट में, इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ला देगा और इस प्रकार हम आसानी से इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे एथेनॉल और वाटर के जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है इसको सेपरेट करने के लिए जो थर्ड कंपोनेंट है इसके रूप में बेंजीन का भी यूज कर सकते हैं
और साइक्लोहेक्सेन का भी यूज कर सकते हैं। बेंजीन का होता है 80.1 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 80.75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे जब साइक्लोहेक्सेन को ऐड करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन वाटर के साथ मिलके साइक्लोहेक्सेन ये एथेनॉल और वाटर के मिक्सर में आएगा तो वाटर के साथ साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा और कम कर देगा। एथेनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उससे भी कम कर देगा। तो यहाँ पे वाटर और साइक्लोहेक्सेन ये टॉप से हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये कॉलम है, यहाँ पे हम स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या है वेपराइज होके वाटर और साइक्लोहेक्सेन हमें टॉप प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। और जो हमारा एथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है अब अधिक हो गया है तो इसलिए हमें ये बॉटम प्रोडक्ट के रूप में नीचे से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वाटर और साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है एक सेपरेटर लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है जब कंडेंस होगा वाटर और साइक्लोहेक्सेन तो इसमें क्या है इकट्ठा होगा कलेक्ट होगा तो यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो वाटर है वो नीचे हो जाएगा और जो साइक्लोहेक्सेन है उसका लेयर ऊपर हो जाएगा। तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसको पुनः हम कॉलम में रिफ्लक्स कर सकते हैं। और जो वाटर बचा है तो वाटर क्या है ये अभी 100% प्योर नहीं है, इसमें साइक्लोहेक्सेन की भी अभी कुछ मात्रा है। सपोज दैट 99% वाटर है और 1% साइक्लोहेक्सेन है। तो इसको रिकवर करने के लिए, ठीक है ना, इसको रिकवर करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या है अब ये साइक्लोहेक्सेन इसका 80.75 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का W फॉर वाटर है और C फॉर साइक्लोहेक्सेन मैंने दर्शाया। तो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें जो स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो जो साइक्लोहेक्सेन है हमारा वो टॉप प्रोडक्ट के रूप में ऊपर आएगा और यहाँ पे हम कंडेंसर के माध्यम से कंडेंस करके हम रिकवर कर सकते हैं इसको साइक्लोहेक्सेन को जो हमारी 1% की लॉस हो रही थी और नीचे से हमारा बॉटम प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिल जाएगा। इस प्रकार हमारा एक्जियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कार्य करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्जियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन समझ गए हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।